डिटेल जो है, जब ये कानून की प्रक्रिया हम लाएंगे उसके बाद एक बार फिर से आपको पूरी डिटेल में आपसे रूबरू होंगी मैं, और उसकी तैयारी हम लोग कर रहे हैं और शीघ्र ही उस प्रक्रिया को हम लोग पूरा कर लेंगे, क्योंकि हम राजनीति में हैं और हम 5 वर्ष के बाद चुनाव लड़ते हैं। आपके ध्यान में मैं 93 से चुनाव लड़ रही हूँ और मैंने 6 चुनाव लड़ चुकी हूँ, और उसमें से हर बार इलेक्शन कमीशन के सामने हमें एफिडेविट दायर करना होता है जो फॉर्म 26 होता है, और उसमें आय, व्यय, प्रॉपर्टी और एसेट्स की डिटेल दी जाती है। वो प्रॉपर्टीज जो कि मेरे परिवार ने 2017 के चुनाव के बाद खरीदी है, अब बाकी सबकी डिटेल जो है 2012-2017 के चुनावों के एफिडेविट में वो दी जा चुकी है, जिसका जिक्र मनकोटिया ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बार बार किया है। उसकी ऑलरेडी हमने जो है वो एफिडेविट्स दे चुके हैं सरकार को। मेरे हस्बैंड जो है वो ब्रिगेडियर रह चुके हैं और उन्होंने 32 इयर्स जो है आर्मी में सेवा दी है, और उस सेवा के दौरान वहाँ से निवृत्त होके पूरी सर्विस करने के बाद वो उनके पास जो पर्क्स थे उसको हमने जो सदुपयोग किया है, ये कि मनकोटिया की तरह थोड़ा कि भाग के आगे पेंशन भी मिलती है कि नहीं मिलती, मैं उस पर भी प्रश्न करती हूँ। जो सेना में खरा नहीं उतरा उसने राजनीति में कितने पैंतरे बदले, मुझे इसके बारे में कहने की जरूरत नहीं है, आप मेरे से ज़्यादा समझदार है। कितनी पार्टियां बोले, कितने झूठ बोले, कितने एलिगेशंस लगाए और कितनी बार यूज़ हुआ अलग अलग हाथों में, मैं ये कहना चाहूँगी। और मेरा बेटा और प्रसाद कुमार जिसने BBA किया, उसके बाद 1 साल की नौकरी की इन्वेस्टर क्लिनिक नाम की कंपनी में दिल्ली में, उसके बाद उसने MBA किया, उसने MBA जो है MIT यूनिवर्सिटी नोएडा से किया, और फिर 1 वर्ष की उसने नौकरी की। उसके बाद मैंने उसे बुलाया और मेरे हस्बैंड ने, मेरे बेटे ने एक वेंचर अपनी कंपनी बनाकर पूरा करने की योजना में ये लोग लगे, और मेरे पति और मैं रिटायर होने के बाद जो भी उनको बेनिफिट्स मिले, और अब लगभग 1.25 लाख के करीब इनकी पेंशन भी है पर मंथ। और मैं 98 से लगातार MLA भी हूँ, और मुझे भी जो हैंडसम सैलरी मिली, पर्क्स मिले, उसमें हम लोगों ने एक कठोर मेहनत करके सरल और सादगी की जीवन जीते हुए हम लोगों ने सेविंग की है, और मेरे पति ने समय समय पर उस सेविंग के जरिए छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट की है। समय समय पर हमने लोन लिए हैं जिसका ब्यौरा भी एफिडेविट में उपलब्ध है। इस समय मेरे परिवार के नाम 3 करोड़ 55 लाख का ऑफिशियल लोन चल रहा है। प्रधानमंत्री जी ने, माननीय नरेंद्र मोदी जी ने मेक इन इंडिया का आगाज किया। माननीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी ने हिमाचल के निवासियों को अपना व्यवसाय चलाने के लिए बहुत सारी योजनाएं और इंसेंटिव देने का जो ऐलान किया है, उसमें से हम कानून के दायरे में रहते हुए पूरी कानूनी प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए हमने ज़मीन खरीदी है। इसमें किसी भी प्रकार का कुछ वायलेशन नहीं है, और मुझे लगता है ये हमारा फंडामेंटल राइट है। हर नागरिक का एक राइट है कि वो अपनी सेविंग से कुछ भी खरीद सकता है कानून के दायरे के बीच में। क्या मेरा परिवार ज़मीन नहीं खरीद सकता? क्या उनको कानून के दायरे में रहते हुए अपना व्यवसाय प्रारंभ करने का अधिकार नहीं है? इसमें क्या गलत है, मैं विजय सिंह मनकोटिया से पूछना चाहती हूँ। क्या उसको हमें जहाँ ग्रो करने का अधिकार है? और इसमें मैं कुछ बिंदु और लेना चाहूँगी जो उन्होंने महाल फतेहपुर पट्टी की ज़मीन के बारे में जिक्र किया है। उन्होंने गलत आंकड़े दिए मनकोटिया ने, जिसमें 4000 कनाल मेरे परिवार के नाम की बात कही है उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, वो पूर्णतः गलत है। हाँ, हमने वहाँ पे ज़मीन ज़रूर खरीदी है। ज़मीन बंजर, कदीम और खड़ेतड़ है वो ज़मीन जो है, और कोई भी ऐसा सौदा जो है जिसको वो बोल रहा है बेनामी क्या होती, मैं उनको उस परिभाषा को भी बताऊंगी, वो उसमें कहीं पे नहीं हुई है। और ये ज़मीन जो है वो पब्लिक डोमेन में है। और उन्होंने महाल डिब्बा द्रिणी का जिक्र किया, वहाँ पे 18 कनाल ज़मीन जो 14 जुलाई 1994 में ये ज़मीन खरीदी की थी 94 में,
और उस समय एमएलए भी नहीं थी, 93 के एक चुनाव लड़ा था मैंने, तब की वो ज़मीन है। जो ज़मीन लगभग 19 कनाल 3 मरले है, उन दिनों वो भी ज़मीन ऐसे खड़ा था, आज दिन तक उस ज़मीनों में कहीं पे कोई डेवलपमेंट कुछ भी नहीं हुआ। उसमें से एक कनाल बाद में मेरे नाम भी आई, और 2012 और 17 के इलेक्शन एफिडेविट में इसको डिक्लेयर किया हुआ है। उससे पहले जब मैं पिछले टर्न्योर में मंत्री थी, मुख्यमंत्री को प्रॉपर्टी रिटर्न में भी इसे दिखाया गया है। इसकी किस्म भी बंजर कदीम, जैसे मैंने आपको बताया है। एक बिंदु और उन्होंने किया है, भागसू नाम में गेस्ट हाउस, खैर उन्होंने होटल बोला, होटल, लेकिन ये गेस्ट हाउस के नाम से इसका जो है ये गेस्ट हाउस है। ये मेरे बेटे के नाम पर, जो प्रसाद के नाम पे 1 कनाल और ब्रिगेडियर पवन के नाम पर 1 कनाल 3 मरले जमीन है। और इस जमीन को अगर हम लोग नक्शे की बात करें, टीसीपी और एमसी धर्मशाला में 11 फरवरी 2016 को गेस्ट हाउस के नाम पे नक्शा पास हुआ, गेस्ट हाउस के नाम पर। और ये कांग्रेस के समय में ही हमने उस समय नक्शे बनवा के ये किया था। उस समय तो मुझे पता भी नहीं था कि मैं मंत्री होंगी, क्या होगा आगे। अप्रोक्सीमेटली इसमें जो है सेटबैक्स छोड़कर 1 कनाल 4 मरले जो है उसके बीच में ये हमारा गेस्ट हाउस बन रहा है। सेटबैक्स छोड़ के किसी भी प्रकार की कोई भी एनक्रोचमेंट वायलेशन जो है उसमें नहीं हुई। पूरा काम नक्शे के मुताबिक हो रहा है। जो उन्होंने कहा कि सरकारी या वन भूमि के ऊपर बन रहा है, ये पूर्णतः मनकोटिया गलत बोलते हैं, बिना तथ्यों के बोलते हैं। और मुझे लगता है जो दस्तावेज उन्होंने लिए क्लीन से, उनको उन्होंने ठीक से ना पढ़ा, ना देखा, ना समझा। और मकार मैंने इसलिए कहा, उनके हाथ में दस्तावेज थे, उसके बावजूद भी सच उनके हाथ में था, उन्होंने झूठ बोला, क्योंकि तथ्यों के तोड़ मरोड़ के सनसनी जो है वो करने की कोशिश जो है उन्होंने की। और जो अवैध की कटान की बात उन्होंने की, गवर्नमेंट परमिशन से के बाद, पूरी प्रक्रिया अपनाने के बाद जो पेड़ गिरे हुए थे या जो उनकी परमिशन सरकार से लेके उन्हीं पेड़ों पे ऊपर को ही काटा गया था। उस समय परमिशन की कॉपियां जो है, सरकारी परमिशन जो होती है, जो कैबिनेट से होती है, वो हमारे पास उपलब्ध है। और किसी भी एजेंसी ने या कोई कोर्ट ने मेरे परिवार को कोई समन भी नहीं इसमें दिए। कई बार होता है ऐसे कोई झूठ बोलता है, समन आ जाते हैं, ना ही कोई जानकारी मांगी, क्योंकि वायलेशन नहीं है। इसलिए संबंधित विभागों ने अपनी अपनी रिपोर्ट जो है वो सौंपी होगी, लेकिन हमें कोई भी किसी तरीके की कोई समन नहीं मिला, क्योंकि उसमें कोई वायलेशन नहीं थी। उनमें आज दिन तक भी गुस्सा है कि हमारे से जमीन लेकर और जो है सस्ती जमीन लेके उसको कैसे उसको मैनिपुलेट किया गया, ना रजी का स्मारक बना, ना उसमें कोई बात हुई। इसी के साथ उनके परिवार ने मकलोडगंज में ग्रीन लैंड में टूरिज्म प्रोजेक्ट्स चला रखे हैं, ग्रीन बेल्ट में। और क्या वहां पर पेड़ थे या वो पेड़ कहाँ गए? क्या उसमें कोई परमिशन ली गई? क्योंकि ग्रीन बेल्ट तो तभी आता है ना, अच्छा ग्रीन बेल्ट होगा तभी। और वहां पर उन्होंने जो मकलोडगंज में टूरिज्म प्रोजेक्ट चला रखे हैं, और वहां पर सरकारी परमिशन ली गई कि नहीं ली गई? क्या उन्होंने मंत्री रहते हुए अपने किसी उसका दुरुपयोग किया, अपनी पावर्स का? ये उसका, इसके बारे में वो क्लैरिटी दे, बताएं कि इसमें क्या सच्चाई है, हमें अवगत कराएं। इसी तरीके से मनकोटिया जी को नैतिकता की बातें करने का मुझे लगता है कोई अधिकार नहीं है। उनका इतिहास इसका गवाह है। कृपा जो सूचना उनके पास थी, मीडिया से उन्होंने शेयर की, उसका मैं पूछना चाहती हूँ सोर्स क्या था? जो प्रलंदा उनके पास था जिसपे उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसका सोर्स बताने की कृपा करें। क्या उन्होंने अपने आप आरटीआई में ये जानकारी ली थी? तो बताएं किस किस ऑफिस से और कब कब ये जानकारी ली? या वो फिर यही कहेंगे वीरभद्र की सीडी की तरह कि मेरे दरवाजे पे कोई छोड़ गया, इस तरह का मजाक करेंगे? उनको बताना चाहिए, कोई इतना बड़ा पुलिंदा लेके बैठे थे, क्योंकि ऑनलाइन क्या उपलब्ध होता है वो भी पता है। और जो बाकी पर्चे डिटेल्स जो हैं रजिस्ट्री की या बाकी चीज़ें हैं, उनको किसने उपलब्ध करवाया, उन्होंने कहाँ से उपलब्ध हुई? मुझे लगता है उनको जनता को बताना चाहिए
कि उनके पास ये चीज़ें कहाँ से उपलब्ध हुई हैं। मुझे लगता है आज मुझे इतना ही आपसे कहना है, आपसे मैं इतना ही रूबरू होना चाहिए। और बाकी मेरी जो कानूनी प्रक्रिया जब पूरी हो जाएगी उसके बाद बाकी बातें जो हैं मैं आपसे शेयर करूंगी। निश्चित रूप से बाकी और डिटेल जो है वो आपके ध्यान में लाया जाएगा। आपका धन्यवाद। मुझे लगा कि मुझे जो मेरे वेल विशर्स ने जिस तरीके से उनको ये पत्रकार वार्ता से ठेस पहुंची, उनको लगा कि आप अपनी बात को रखें। तो मुझे लग रहा था कि मुझे 2-3 दिन और लगेंगे कानूनी प्रक्रिया में, तो मुझे अपने मुख्यमंत्री जी से, अपने संगठन से उस बारे में चर्चा करनी थी। कैबिनेट भी बीच में आई तो मैं शिमला गई। जैसे मैं कल पहुंची रात को, तो मुझे पहला काम मैंने किया आप लोगों से रूबरू होने का, आपसे बात करना। गंभीर आरोप जो है वो जमीन खरीदों को लग रहे हैं और मोदिया ने आपसे गंभीर आरोप लगाए हैं, उसको लेकर के आपका क्या कहना है? देखिए, जमीन खरीदना हर किसी का फंडामेंटल राइट है। अपने कानून की प्रति में रह के अपने सोर्सेज से जमीन खरीदना ये हम सबका अधिकार है। उसी के बीच में मेरे परिवार जो है उसने ये जमीन खरीदी, तो हमें भी एक ग्रो करने का अधिकार। इसमें क्या है, अगर आर्मी ऑफिसर 32 साल की सर्विस करके अपनी सेविंग और अपनी रिटायरमेंट के ऊपर जो है पेंशन मिलती है अपने सोर्सेज से कुछ करता है, तो मुझे लगता है कई लोगों के तो कई गुना ज्यादा है। वो अपनी बात को रखे, मैं उनके बारे में टिप्पणी नहीं करना चाहती हूँ। मैम, लगभग 4000 करनाल का जो है आप पे आरोप लगाया गया है कि आपके परिवार और रिश्तेदार और करीबियों ने जमीन खरीदी है, अलग अलग स्थानों में ली हुई है, इसको लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए, ये 4000 वाला तो आरोप है, बाकी जिसके भी नाम लिए गए हैं, मेरा नाम तो लिया नहीं गया। मैं पत्रकार वार्ता में इसलिए आई कि मैं जानती हूँ रतन चंद कौन है, मेरे प्रिय हमारे आदरणीय ससुर रहे हैं। रेडे पवन कौन है, प्रशांत कौन, मैं जानती, आप सब भी जानते हैं, आप सबको पता है। अब ये तो कानून के डर से डरपोक व्यक्ति ऐसा करता है ना, भी नाम ही नहीं लेना, बाकी सब कुछ कह देना। क्यों? मैं तो सामने आई हूँ, मेरा नाम तो नहीं लिया, मुझे पता है कि किस और चिंतित हो रहा है, तो मैं अपनी बात को रखने के लिए आपके बीच में आई हूँ। और मैं अश्योर करती हूँ, जैसे मैं कानून की प्रक्रिया पूरी करती हूँ आपसे दोबारा रूबरू होंगे, आप मेरे से और फैक्ट्स। मैम, आपके परिवार के नाम कितनी जमीन है और क्या आप मोदिया जी पे डिफेमेशन का केस करेंगे? हम बहुत प्यार से पूछ रहे हैं मुझे ये प्रश्न। मेरे परिवार के नाम पे जो जमीन है वो विद इन आवर राइट्स है, विद इन लिमिट्स है, कानून की प्रवृत्ति में है, और जो कानूनी प्रक्रिया है निश्चित रूप से हम उसको अपनाएंगे। मैडम, आपने बलात्कार और बुजदिल तक कहा, क्या कारण रही आपको ऐसा कहने? देखिए, पत्रकार बार बार पूछते हैं कि एक बार नाम लीजिए, फिर वो कह रहे हैं कि वो उससे सतीश चौधरी से सब डरते हैं। क्या उनको मेरे से कोई डर था कि उन्होंने मेरा नाम नहीं लिया? उनको मेरा नाम लेना चाहिए। जिस व्यक्ति के पास पूरी फाइल है, पूरे पेपर्स हैं, अगर वो पूरी बात सच नहीं कह रहा तो ये मक्कारी नहीं है तो और क्या है? किसी भी बात को सनसनी बनाना, झूठ बोलना वाली बात आ जाती है, मुझे लगता है। इसलिए मेरे मन में जो था मैंने आपके आगे रखा। ठीक है मैम, थैंक यू।